जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में कक्षा 6 का जो एनसीईआरटी भूगोल है उसको हम लोगों ने कवर किया पूरे 8 वीडियो में। ठीक है, आज हमारे सामने अध्याय 1 है। ठीक है, पहला अध्याय है क्लास 7 का पहला अध्याय है। तो अगर दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो पिछले वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वीडियोस। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। जिसके इस वीडियो की मतलब इस अध्याय के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग अंत में डील करेंगे। इसके अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे और जितने भी नए प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी रहेगी। ठीक है, अंत में और जो भी कुछ मैं को प्रश्न पूछूंगा तो उसका आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो सबसे पहला है दोस्तों, ये पहला अध्याय है। अध्याय का नाम क्या है आपका? पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण या इन्वायरमेंट। ठीक है, या फिर आवर एटमॉस्फेयर, आवर, ठीक है, आवर सराउंडिंग, जो भी बोल सकते हैं। पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट, है ना। तो एक छोटी सी यहाँ पे कहानी दी गई है दोस्तों रवि की, है ना। रवि की कहानी दी गई है। एक रवि बच्चा है, उसका कहानी दिया गया कि वो लोग जो है स्कूल जा रहा था। कहा जा रहा था गर्मी छुट्टी के बाद वह स्कूल जा रहा था। गर्मी छुट्टी पूरे वो खेल लिया था, गर्मी की छुट्टी एंजॉय कर लिया था। जितना भी आपको हम लोग क्या होता है गर्मी छुट्टी में हम लोग को होमवर्क दिया जाता था, है ना। तो और हम लोग गर्मी छुट्टी में कहाँ मनाने जाते थे? खासकर नानी घर, बुआ घर, यहीं पे इधर ही कहीं जाते थे। लेकिन ये यहाँ पे दिया है रवि गर्मी छुट्टी जो है अपनी छुट्टी मना करके उसके बाद जब ख़त्म होता है उसके बाद जाता है स्कूल। तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई। जो स्कूल के निकट जो खेल का मैदान है वहाँ पे क्या हो गया? खुदाई हो गया। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए था वहाँ पर, जहाँ पे वो लोग खेला करते थे। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेकों फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। ठीक है, जब रवि को समझ आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसके आंसू छलकने लगे। यह बात उसने अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है ना। पर्यावरण किसने बताया? इस लाइन किसका है? तो प्रधानाचार्य का है ना, कि देखो हमारा किस प्रकार से पर्यावरण बदल रहा है। उसके बाद रवि के मन में उत्सुकता जागी कि ये पर्यावरण क्या होता है। तो आपके मन में भी उत्सुकता जाग रही होगी दोस्तों कि ये पर्यावरण क्या होता है। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पर्यावरण क्या होता है और इसके कौन कौन से घटक हैं। ठीक है, और ये किस प्रकार से बदल रहा है। ठीक है, तो कक्षा में पहुँच कर रवि ने क्या किया, अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है। जो भी कुछ हम लोग आसपास देखते हैं वह क्या है? पर्यावरण। शिक्षक का जवाब क्या है कि जो भी कुछ हम लोग अपने आसपास देखते हैं, है ना। जैसे आप अपने आसपास आपका अगर आप क्लासरूम में है या फिर रूम में, अपने रूम में है, तो आसपास जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, फिर खेल के मैदान में तो जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो सब क्या आपका पर्यावरण है। ठीक, रवि कहने लगा कि इसका अर्थ है स्कूल का भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे क्या है? पर्यावरण के अंग है। तो शिक्षक का जवाब आया क्या? हाँ, लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। किसने? कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदी, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया, जैसे सड़क, कार, किताबें और कपड़े, है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि अभी हम लोगों ने चर्चा की कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण हमारा जो भी हमारे आसपास नज़र आती है वो सब क्या है? पर्यावरण है। ठीक है, अब पर्यावरण के दो प्रकार हैं। दो प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जिक्र किया गया कि एक ऐसा है जिसको मानव ने खुद से बनाया है, और एक ऐसा है जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकारों के बारे में चर्चा की है। आगे हम लोग इसके बारे में और जानेंगे कि कितने मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज़ यहाँ पे दी हुई है उसको भी देख लेते हैं पहले। यहाँ पे पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। क्या है दोस्तों? पर्यावरण जो है हमारे जीवन का मूल आधार है। हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? तो पर्यावरण प्रदान करता है। मानव इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, हम लोग किस प्रकार से प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करें दोस्तों? तो जैसे कार हम लोग यूज करते हैं, गाड़ियाँ यूज करते हैं तो वायु प्रदूषण होता है। पानी के पात्र में एकत्रित किया जाता है ना। भोजन को बर्तन में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमारा पर्यावरण क्या होता है? बदलता है।
मानव कार्य मिल कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है और क्या करता है, अपने अनुसार जो भी यूजफुल चीज़ें हैं उसको बनाता है। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करें इसी बात पे। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी इस प्रकार की सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, इकबाल एक लड़का है, इकबाल ने पूछा हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। कोई तो कारण होगा कि हमारा पर्यावरण बदल रहा है जी। सुबह प्राचार्य महोदय ने प्रार्थना सभा में बोला कि देखो हमारा किस प्रकार से पर्यावरण बदल रहा है, तो कोई तो कारण होगा ना कि पर्यावरण क्यों बदल रहा है। तो शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण हो रहा है। जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही है, हम लोग उस प्रकार से चीज़ों को परिवर्तन करना शुरू कर दिए। ठीक है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे यहाँ पे दिया पर्यावरण के घटक का एक चित्र दिया है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। इससे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं, कभी कभी इसको नष्ट कर देते हैं, है ना। कि जैसे जैसे हमारी चीज़ें, जो हमारी आवश्यकताएँ हैं दोस्तों, वह क्या हो रही है, वो बदल रही है। सबसे पहले मानव ने या आग का खोज किया, है ना। क्यों? क्योंकि वो आग का खोज किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे पहिए का, उसका वो बहुत सारी चीज़ से लोगों के जीवन स्वरूप बदलता गया और उनकी आवश्यकताओं में परिवर्तन होता गया। पहले कोयला का उपयोग नहीं होता था, लेकिन पहले कोयला था, लेकिन कोयला का उपयोग नहीं होता था, है ना। लोहे का उपयोग नहीं होता था। तो जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, पहले लोग पैदल चला करते थे, लेकिन अब देखिए लोग सबके घर में आपको बाइक मिल जाएगा, साइकिल्स मिल जाएंगे, है ना, कार मिलेंगे सबके घर में। तो यह जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता बदलती जाती है, वैसे वैसे लोगों के जो है उस आवश्यकता मतलब साधनों का परिवर्तन करके उसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगर कोई आवश्यकता चेंज होता है तो हम प्राकृतिक परिवर्तन में वातावरण जो है उसमें परिवर्तन करते हैं और उसको नष्ट भी कर देते हैं, उसका स्वरूप बदलते हैं, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि ऊपर में वार्तालाप सब समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्राकृतिक में जो प्रकृति का क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यह प्रकृति मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। जो हम नेचर है, हमारे आसपास का जो नेचर है वो कैसा है, तो यह मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ शामिल होती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण जो दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो उसमें जीवित वर्ग और अजीवीय तत्व दोनों शामिल होते हैं। अब जीवीय और अजीवीय कौन होते हैं, तो सजीव प्राणियों को संसार, जैसे पादप हो गया, जंतु हो गया, है ना, इसको क्या कहते हैं, जीवीय तत्व कहते हैं, जीवीय परिस्थितियाँ कहते हैं। और अजीवीय में क्या कहते हैं, तो जैसे स्थल हो गया, ये आपका किस प्रकार का है, तो अजीवीय है ना, नदी हो गया, स्थल हो गया। उसके बाद यहाँ पे जबकि मानवीय पर्यावरण में परस्पर मानव क्रियाकलाप एवं गतिविधियाँ एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। पहला कौन सा है आपका, प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा क्या, मानवीय पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आते हैं, तो जीवीय और अजीवीय तत्व आते हैं। ठीक है, और मानवीय पर्यावरण में क्या आते हैं, तो मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियाँ और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं, ये आपके मुख्य रूप से आते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं इस चित्र को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं, मुख्य घटक कौन कौन से हैं, है ना। तो ये है पर्यावरण के घटक। तो सबसे पहला है प्राकृतिक में कौन कौन से आते हैं तो दोस्तों, तो आपका सजीव मंडल, जिसको जैव मंडल के हम लोग नाम से जानते हैं, है ना। आपका स्थल मंडल, हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया है, स्थल मंडल। वायुमंडल के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। जल मंडल के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, जब हम लोग पढ़ रहे थे अपना, ठीक है। तो उसके बाद ये मानव निर्मित, ये सभी किस में आते हैं, आपके प्राकृतिक तत्वों में आते हैं। प्राकृतिक इसके घटक। मानव निर्मित कौन कौन सा आता है, तो इमारत, जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया। पार्क, मानव के द्वारा निर्माण किया गया। पुल, तो मानव के द्वारा निर्माण किया गया। सड़क, यह भी मानव के द्वारा बनाया गया। स्मारक, उद्योग, ये सभी क्या है, वैसे चीज़ें हैं, वैसे तत्व हैं जिसका निर्माण मानव के द्वारा बनाया गया। अब तीसरा घटक है दोस्तों, स्वयं मानव किस प्रकार से, तो एक व्यक्ति या पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, उसका परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, तो ये सब क्या है, आपके मानवीय तत्वों में आते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, या फिर आप लोग अपना नोट डाउन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार आप लोग, और इसको बाद में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पर्यावरण के घटक के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। उससे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं शब्द उत्पत्ति। तो पर्यावरण शब्द जो है दोस्तों, पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट, एनवायरमेंट शब्द की जो उत्पत्ति है वो फ्रेंच शब्द से उत्पत्ति हुई है। किससे हुई? फ्रेंच शब्द से। एनवायरोनेर, ठीक है, एनवायरोनेर, ठीक है, एनवायरोनेर और इन्वायरमेंट, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ की बात करें तो पड़ोस होता है। क्या होता है इसका अर्थ? पड़ोस, ठीक है। पर्यावरण के शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो फ्रेंच शब्द से हुई है ना। पर्यावरण शब्द का इंग्लिश रूपांतरण क्या है? तो इन्वायरमेंट है ना। और इसका फ्रेंच शब्द कौन सा है? तो एनवायरोनेर, इन्वायरोनेर, या फिर उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है पड़ोस, ठीक है। इतना समझ गए। आगे हम लोग देखते हैं कुछ करके सीखे, इसके बारे में दिया है तो उसको भी देख लेते हैं। अपने आसपास के स्थल को देखिए और उसमें पड़ोस में भूमि का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है उसकी सूची बनाइए। पहला क्रियाकलाप। दूसरा क्रियाकलाप दिया गया, अपने आसपास में स्कूल में जो जा रहे हैं पानी का उपयोग करते हैं वहाँ से आता है, वह कहाँ से आता है? हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए और उससे आप किस को पानी व्यर्थ करते देखा है, कैसे, तो उस चीज़ के बारे में लिखना है। ये आपका एक्टिविटी दिया हुआ है दोस्तों, तो उसको है, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? तो भूमि, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। कौन कौन प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं? तो वो सभी सजीव और आजीवीय तत्व। कौन कौन से थे दोस्तों? हमने चर्चा की तभी। सजीव और आजीवीय तत्व मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। उसी में से देख सकते हैं स्थल, भूमि हो गया आपका, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो जैव मंडल बनाते हैं, है ना। तो जैव मंडल से आप परिचित हो चुके हैं क्योंकि हम लोग पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले चैप्टर्स में हम लोग कुछ चैप्टर्स में हम लोग इसके बारे में चर्चा किए हैं। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ अन्य तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी जो है ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? कहा जाता है स्थल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी का जो ऊपरी ठोस परत है, हम लोग चर्चा किए हैं स्थल मंडल क्या होता है। तो स्थल प्लस मंडल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, जो ये हमारा अर्थ हो गया, अर्थ का जो ऊपरी परत सबसे ऊपरी लेयर है ना, सबसे ऊपर जिसमें हम लोग निवास करते हैं, मानव निवास करता है, जो कठोर ऊपरी परत है उसको क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना है। किससे बना है? तो चट्टान एवं खनिजों से बना है। मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ। किससे ढका हुआ? मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ है। यहाँ पे देखते हैं पहाड़ होता है, पठार है, मैदानी है, घाटियाँ हैं, जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। इस चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है दोस्तों पिछले अध्याय में। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशु चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। स्थल मंडल क्या है? तो यहाँ पे स्थल मंडल का परिभाषा दिया हुआ है जिसको भी नोट डाउन आप लोग कर लेंगे, है ना। आगे देख सकते हैं यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है पर्यावरण के क्षेत्र, पर्यावरण के क्षेत्र। तो यहाँ पे आपका देखिए वायुमंडल दिखाया गया, वायुमंडल के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया, दिखाया गया। यहाँ पे आपका स्थल मंडल स्थलीय भाग है, ये वाला भी आपका स्थलीय भाग में आता है ना। ये आपका जलीय भाग को दर्शाया गया। तो यह तीनों जहाँ पे मिलता है, स्थलीय, जल और वायुमंडल तीनों एक सम्मिलित क्षेत्र है, वहाँ पे हम लोग क्या बनता है? वो जीवमंडल का बनता है। क्या बनता है? जीवमंडल बनता है, ठीक है। आगे हम लोग जलमंडल के बारे में चर्चा करते हैं। जलमंडल क्या? तो जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। अभी आपका जल मिलता है, जल का स्रोत है, वो आपका जलमंडल का एक भाग है। जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि सभी विभिन्न जो है जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सब सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल क्या है? सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है ना। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तीसरा हम लोग क्या है? वायुमंडल। तो पृथ्वी के जो चारों ओर फैली पतली वायु की पतली परत है उसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल भी आपके दो शब्द से बना है, वायु प्लस मंडल। वायु मतलब हवा और मंडल मतलब चारों ओर। तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की जो पतली परत है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि वायुमंडल क्यों पृथ्वी पर अवेलेबल है, क्यों, क्या कारण पृथ्वी से है, ठीक है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसको वायुमंडल को बांधे रखा है, थामे रखा है।
यह सूर्य से झुलसाने वाली गर्मियों हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन रक्षा करता है? तुम्हारा वायुमंडल। वायुमंडल में हम लोग देखते हैं ओजोन परत है ना, समताप मंडल में, तो वो क्या करते हैं, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करता है। आगे देखते हैं, कई प्रकार की गैसें, धूलकण एवं जलवाष्प उस उत्पत्ति होते हैं। वायुमंडल में क्या है? तो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, धूलकण है, जलवाष्प है, उपस्थित है। वायुमंडल जो परिवर्तन होने से मौसम में, जलवायु में परिवर्तन होता है। वायुमंडलीय जो दशाएं हैं उसमें जो परिवर्तन होता है उसके कारण क्या होता है? मौसमी दशाओं में भी परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर क्या कहते हैं? वायुमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। कौन कौन मिलकर के? पादप, जीव जंतु मिलकर के सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है। जीवमंडल क्या है? तो पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पे स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। वह क्षेत्र है जहाँ पे स्थल, जल और वायुमंडल मिलकर के जीवन बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं। वहाँ पे आपको पादप और जीव जंतु आपको सम्मिलित रूप से देखने को मिलता है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं परितंत्र के बारे में। तो परितंत्र जो है उसके बारे में एक शब्दावली दिया है, परितंत्र होता है क्या उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, है ना, जिनमें वे निवास करते हैं। यह सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण के द्वारा संबद्ध है। परितंत्र क्या है? तो वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी क्या है? आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण एवं भौतिक रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। जैसे जो भी जीवधारी हैं दोस्तों, हम लोग एक साथ हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, खाने, भोजन इन सब के लिए, है ना। और उसके बाद साथ ऑक्सीजन के लिए हम लोग पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं। ऑक्सीजन वो लोग हमें देता है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो हमारे ऊपर निर्भर करता है ना, पेड़ पौधे। तो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? पर्यावरण में भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें हम निवास करते हैं, है ना। और ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण के द्वारा संबंध है। हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा और पदार्थ हस्तांतरण करते हैं एक दूसरे के साथ। तो वही परितंत्र है। परितंत्र क्या है? तो यहाँ पे एक लाइन पढ़ लेते हैं हम लोग। रवि कक्षा के एनसीसी कैंप में जेएमसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, बहुत तेज वर्षा हो रही होगी। तो वही एक जेसी है, उन्होंने रवि से कहा, ठीक है, मुझे कल केरल याद आ गया, मतलब बारिश हो रहा था तो केरल याद आ गया। केरल में इसी तरह बारिश होता है, एकदम मूसलाधार वर्षा होती है जब जून के महीने में, जब क्या बोलते हैं, मानसून भारत में प्रवेश करता है उस टाइम पे। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत और नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रही है। तभी जैसलमेर के रहने वाला हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ तो वर्षा होती ही नहीं है। जैसलमेर कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर तो राजस्थान में है ना। तो वहाँ वो क्या कहता है कि हमारे यहाँ पे वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नजर आते हैं, मतलब कंकड़ पत्थर और रेतीले नजर आते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ ऊँट तो मिलते हैं, रवि ने कहा। और रवि ने अचानक क्या कहा कि वहाँ तो ऊँट तो मिलता ही होगा, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, एक यहाँ पे देखिए एक छोटा सा परितंत्र का चित्र दिया गया दोस्तों, जिसमें बतख, जलीय जीवों को दर्शाया गया है, पेड़ पौधे, आसपास के घास को दर्शाया गया है, जीव जंतु को दर्शाया गया है, पेड़ पौधे दर्शाए गए, है ना। तो यह एक परितंत्र का हिस्सा है जिसमें सभी जीव जंतु जो है आपस में क्रियाकलाप करते हैं और अपने जो वस्तुएं हो गया, पदार्थों को हो गया, उसका हस्तांतरण करते हैं। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट पतंगे देखने को मिलते हैं। क्या क्या देखने को मिलेगा? अनेकों कीट पतंगे देखने को मिलेगा, है ना। रवि हैरत में पड़ गया, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, लोगों के रहन सहन तरीके इतने भिन्न क्यों? वाकई दोस्तों कि जिस प्रकार का जीवन रहन सहन आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलता है उस तरह नॉर्थ इंडिया में नहीं देखने को मिलता। उसी प्रकार जिस प्रकार राजस्थान में देखने को मिलेगा उस प्रकार से रहन सहन आपको झारखंड में देखने को नहीं मिलेगा। और जिस प्रकार आपको झारखंड में रहन सहन देखने को मिलेगा उस प्रकार का रहन सहन आपको मतलब कश्मीर की घाटी में नहीं देखने को मिलेगा। तो हर जगह वनस्पति अलग होते हैं, हर जगह के जिस प्रकार के जलवायु तंत्र होता है उस प्रकार का वनस्पति अलग अलग उपजते हैं, है ना। रहन सहन उस प्रकार का अलग अलग होता है। तो बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा।
सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव आपस में पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। सभी क्या है, अपना जो है वो पर्यावरण पर डिपेंडेंट है। प्रायः वह एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीव जंतु पेड़ पौधे पर डिपेंडेंट होते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु पर डिपेंडेंट होते हैं। जीवधारियों का आपस एवं आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? तो जीवधारियों के जो आपस एवं आसपास के पर्यावरण के बीच जो संबंध है वही क्या करता है, परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है ना। तो जैसे हम देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े परितंत्र से लेकर छोटे परितंत्र भी हो सकते हैं। जैसे कोई आपका सवाना, जैसे घास का मैदान है, जैसे वन है, रेगिस्तान है, तो इस प्रकार के आपका क्या है, एक बड़े बड़े परितंत्र है। ठीक है, पर्वत, झील है, महासागर है एवं छोटे, जैसे ये आपका क्या है, बड़े बड़े परितंत्र का प्रकार है। जैसे एक छोटा सा तालाब है तो वो भी एक प्रकार का आपका परितंत्र है। जैसे कोई खेत है तो वो भी आपका एक परितंत्र का प्रकार है। ठीक है, एक बागीचा है तो वो भी आपका एक परितंत्र का प्रकार है। ठीक है, तो एक यहाँ पे दिया हुआ वस्तु विनिमय प्रणाली, उसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, इसमें धन का प्रयोग नहीं होता था। पहले क्या होता था, जब मुद्राएं नहीं चलती थी तो उस टाइम पे वस्तुओं के आदान प्रदान से चीज़ें ली जाती थी। आज भी आप लोग को दिख जाएगा गाँव में, इलाकों में दोस्तों, कि कुछ लोग आते हैं सामान बेचने के लिए, तो आपको सामान के बदले अनाज ही लेते हैं या फिर दूसरे सामान लेते हैं, लेकिन पैसा नहीं लेते। जैसे हमारे इधर दोस्तों एक सीजन आता है जिसमें खजारी मिलता है हम लोग को, तो खजारी के लिए वो धान ही लेता है। ठीक है, धान का ही मांग करता है खजारी देने के लिए। और उस प्रकार जब बेर का सीज़न आता है, ठीक है, तो बेर के सीज़न के टाइम पे वो लोग पैसे से नहीं देते, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आलू लेते हैं, उसके बदले जितना आलू उतना आपका मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, बेर मिलता है। ठीक है, तो ये आपको वस्तु विनिमय प्रणाली का एक प्रकार है, ठीक है, जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता था। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं मानवीय पर्यावरण के बारे में। मानवीय पर्यावरण क्या है तो दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। तो वो पर्यावरण है जिसमें मानव एक क्या बोलते हैं, एम फैक्टर के रूप में कार्य करता है। मानव के द्वारा निर्माण वस्तुएं देखने को मिलती है, मानव के क्रियाकलाप देखने को मिलता है, उसके द्वारा निर्माण इमारतें, चीज़ें, सबको देखने को मिलता है। ठीक है, तो मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है। मानव क्या करता है, पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। जो भी आपको चेंजेस चाहिए होता है तो वो चेंज करता है मानव। ठीक है, प्रारंभिक समय में मानव की प्रकृति के अनुरूप बना लिया। प्रारंभिक समय में मानव ने प्रकृति को अपने रहने के अनुरूप बना लिया, तभी इस पर तो उससे क्या हुआ, उसका जीवन सरल हुआ, है ना। उसका जीवन सरल था, आसपास की प्रकृति के साथ उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, जैसे जैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गई उस प्रकार से नए नए इन्वेंशन होते गए। ठीक है, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने की कई सारे तरीके सीख लिए। मानव ने क्या किया, तो मानव ने पर्यावरण का किस प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए और उसमें कैसे परिवर्तन किया जाना चाहिए उसको सीखा। उसने फसल उगाना, पशुपालन करना, अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। ठीक है, इसके साथ साथ ही देखते हैं पहिए का आविष्कार। क्या क्या, कौन कौन सा आविष्कार, पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता हेतु उन्होंने अन्न उपजाया। उसके बाद फिर देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली का विकास हुआ, फिर व्यापार प्रारंभ हुआ। ठीक है, वाणिज्य का विकास हुआ। इस प्रकार से जैसे जैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गई उस प्रकार से नए नए चीज़ें सामने आते गए दोस्तों। औद्योगिक क्रांति के से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हुआ, जैसे उसके फिर औद्योगिक क्रांति हुई, है ना। उसके बाद उस टाइम पे उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन में काफ़ी तेज़ी आई, नए नए मशीनें आने लगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं परिवहन जो है वो तेज़ गति से प्रारंभ हुआ। सबसे पहले चक्के का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे देखते हैं हम लोग रॉकेट, सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए रॉकेट का प्रयोग किया जाने लगा। तो हम लोग पहिए से लेकर के अब रॉकेट तक का सफ़र तय कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें चांद तक जाने, मंगल ग्रह तक हम लोग पहुँचने का क्षमता रखें। ठीक है, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। सूचना क्रांति से क्या हुआ, पूरे जो विश्व में संचार और क्या हुआ, सहज, संचार मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, सहज और द्रुत हो गया मतलब आसान हो गया। ठीक है, और तीव्र गति से होने लगा। हम लोग एक कॉल में हम लोग अमेरिका में बात कर सकते हैं। पहले नोटिफिकेशन मतलब कोई समाचार या क्या बोलते हैं, सूचना ट्रांसफ़र करना होता था तो बहुत मुश्किल होती थी। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीला, क्या नाम है,
गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? अलग अलग जो मौसम है, सीजन है, उसमें अलग अलग तरह के भोजन लोग खाने का पसंद करते हैं, है ना। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच में सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रखने एवं उनका उपयोग सीखना चाहिए। मानव को जो क्या करना चाहिए, पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग करना सीखना चाहिए, ठीक है। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। कहाँ की है वो? मिजोरम की है। अक्सर वह अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। वहाँ पे मिजोरम में क्या दोस्तों, वर्षा बहुत अधिक होता है ना। मिजोरम मेघालय जो आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया है, 7 सिस्टर का एरिया, तो वहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है। तो वह अपने हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने अपने उसे आने वाले छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा, ठीक है। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों को कहा कि छुट्टी में वे जिन स्थान पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लेके लाएंगे। वहाँ पर किस प्रकार से लोग रहते हैं, उसका क्या क्रियाकलाप करते हैं, उस प्रकार का चित्र बना करके लाने को कहा। यहाँ पे आपका दोस्तों चैप्टर हो जाता है समाप्त, ठीक है। अब हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे, अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो किस प्रकार से था और हम किस प्रकार से अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग परितंत्र के बारे में चर्चा करते हैं कि परितंत्र क्या। तो हम लोगों ने परितंत्र क्या था, तो जो भी हम लोग रहते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे पर्यावरण में रहते हैं और आपस में क्रियाकलाप करते हैं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, तो जो प्राकृतिक रूप से वो बचते हैं, जैसे जो जिस पर मानव का हस्तक्षेप नहीं है वो प्राकृतिक पर्यावरण है। पर्यावरण के प्रमुख घटक मानव, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण, आपके ठीक है। उसके बाद मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण, तो आपका जिसके माध्यम से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहला उदाहरण तो वही आप देख सकते हैं। उसके बाद आप जो कपड़े पहने हैं, आपका घर हो गया, आपका स्कूल हो गया, ठीक है, जहाँ पे बैठे हैं, तो वह सब क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण है। स्थल मंडल क्या है, तो स्थल मंडल पृथ्वी का वह ठोस भाग जिसमें मानव का निवास है, जिसमें मानव विभिन्न क्रियाओं को करता है, तो उसका क्या स्थल मंडल है। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं, तो जो जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक कौन कौन सा है, तो आपका जीव जंतु और पेड़ पौधा आपका जीवीय पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जीवमंडल क्या है, तो स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों मिल करके एक जिसमें लोग के निवास के लिए योग्य स्थान बनता है, उसको क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, आप यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका टिक द करेक्ट है, तो कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है, परितंत्र नहीं है, तो मरुस्थल तो आपका प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, वन भी आपका प्राकृतिक रूप से, लेकिन तालाब जो है वो जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, ठीक है। इसमें कौन सा मानवीय पर्यावरण के घटक नहीं है, मानवीय पर्यावरण कौन कौन सा घटक नहीं है, तो धर्म है, समुदाय है, लेकिन स्थल आपका नहीं है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, तो आपका सड़क जो है मानव निर्मित पर्यावरण है, ठीक है, ये आपका मानव निर्मित पर्यावरण है। इसमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, तो कौन सा खतरा है मानव पर्यावरण के लिए, तो जनसंख्या वृद्धि जो है आपका पर्यावरण के लिए खतरा है, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका आता है एक टिक द करेक्ट ऑप्शन से, वो हम लोग देख लेते हैं। मिलान करना है यहाँ पे, ठीक है। जीवमंडल क्या है, तो जीवमंडल क्या है आपका, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल परस्पर क्रियाएं करते हैं, परस्पर रूप से मिलते हैं, ठीक है। पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण आपका क्या है, पर्यावरण आपका क्या, आसपास का क्षेत्र, ठीक है, पर्यावरण क्या आपका आसपास का क्षेत्र। जलमंडल क्या है, जलीय क्षेत्र। वायुमंडल क्या, तो वायु को घेरने वाली परत, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो नहीं है तो यहाँ पे रहने देंगे, ठीक है। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण आपका ये भी आए, और दोस्तों दोनों आपका ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आपका वायुमंडल मंडल है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे मतलब ही नहीं है, तो रहने दीजिए दोस्तों, ठीक है। आपका कारण बताइए, तो मानव और पर्यावरण में परिवर्तन करता है कि कारण क्या है, तो उसको लिखेंगे आप लोग। उसके बाद फिर पौधे एवं जीव जंतु में एक दूसरे से आश्रित हैं, किस प्रकार से आश्रित है, उसको भी आप लोग कारण बताना है। तो ये आपका दोनों का होमवर्क आप लोग करके लाएंगे दोस्तों, ठीक है। और होमवर्क को आप लोग मुझे किस में भेज सकते हैं आप लोग, तो 825247
1909। इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी क्वेरी है तो इसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपके जो भी आपके समस्या है वो आपको इस नंबर पे आप लोग सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग जो होमवर्क है वो अभी आप लोग इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। क्रियाकलाप की बात करें तो एक क्रियाकलाप दिया है, एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहेंगे। इस आदर्श पर्यावरण का चित्र बनाना है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो किस प्रकार से था, कितना अच्छा था, और किस प्रकार से हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो भी आप लोग अपनों जो इम्प्रूवमेंट के लिए जो चीज़ें वो भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।